नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे द जुडिशरी इन इंडिया। पॉलिटिकल साइंस की हमारी जो सीरीज चल रही है उसके अंदर हमारा आज का टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इनके जजेस, उनका अपॉइंटमेंट, सिलेक्शन, उनका इम्पीचमेंट, उनकी ड्यूटीज, फंक्शंस, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप लोग ये जानते हो कि जो हमारी सीरीज चल रही है उसके अंदर हम लोग पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग लेजिस्लेचर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लोग एग्जीक्यूटिव पढ़ चुके हैं। आज यूनियन ऑफ इंडिया की थर्ड ब्रांच जो है जिसको हम जुडिशरी कहते हैं, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि भारत में जुडिशरी कैसे काम करती है। तो ज्यादा समय ना लगाते हुए जल्दी से अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बाय द एंड ऑफ द वीडियो आप भारत के अंदर जो जुडिशरी काम करती है आप उसकी वर्किंग से पूरे तरीके से वाकिफ हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है द जुडिशरी इन इंडिया। तो सबसे पहली बात है कि स्ट्रक्चर क्या है जुडिशरी का, भारत में स्ट्रक्चर क्या है। तो भारत में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब है जुडिशरी एक लाइन में है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। हम यहां पर इंटीग्रेटेड जुडिशरी को डिस्टिंग्विश कर रहे हैं अमेरिकन जुडिशरी से। अमेरिका के अंदर जुडिशरी के अंदर जो फेडरल कोर्ट्स होती हैं, जो स्टेट की कोर्ट होती है वो अलग होती हैं, जो सेंटर की कोर्ट होती हैं वो अलग होती हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में ये नहीं है कि हाई कोर्ट ये कहेगी कि हम तो स्टेट के लिए हैं और आप सेंटर के लिए हो, तो हम दोनों एक दूसरे की पावर्स को नहीं मानते। ऐसा नहीं है। भारत में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सबऑर्डिनेट में आती है। तो ऐसा सिस्टम जो है वो यूएस में नहीं है, इसलिए हम लोग भारत के सिस्टम को इंटीग्रेटेड जुडिशरी मानते हैं। और दूसरा कारण है, दूसरी चीज है, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि हमारी जुडिशरी अपने आप में आजाद है। बहुत सारी कंट्रीज है इस दुनिया के अंदर जहां की जुडिशरी जो है वहां के सरकार के नीचे दबी होती है। ऐसे में किसी कंट्री का नाम लेना मुश्किल हो जाता है कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं और नाम लूं किसी कंट्री का। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सरकार ने गलत काम किया और जुडिशरी ने उसको जस्टिफाई किया। और भारत में भी जब इमरजेंसी लगी हुई थी किसी जमाने में, इंदिरा गांधी के टाइम में, तो एक दो जजमेंट्स ऐसी हैं जो हमारे को ये बताती हैं कि शायद उस टाइम पर जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट नहीं थी। तो कई बाद में वो जजमेंट्स को रिवोक किया गया, उनको उन जजमेंट्स को रिव्यू किया गया, उनको चेंज किया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए या हमेशा से ऐसा हो सकता है कि जुडिशरी जो है वो सरकार के अंडर हो, लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। करंट सिनेरियो के अंदर 3 लेवल की जुडिशरी हमारी। सबसे ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट, जो हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी मानी जाती है भारत की, सबसे एपेक्स कोर्ट मानी जाती है। दूसरे नंबर पर नाम आता है हाई कोर्ट्स का। हमारे देश में स्टेट्स भी हैं और यूनियन टेरिटरीज भी हैं, तो हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की एक हाई कोर्ट जरूर है। इसका ये मतलब नहीं है कि हर स्टेट और हर यूनियन टेरिटरी के अंदर एक हाई कोर्ट है, ऐसा नहीं है। हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की एक हाई कोर्ट जरूर है। टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में स्थित है, वो पंजाब की भी हाई कोर्ट है, हरियाणा की भी हाई कोर्ट है और चंडीगढ़ की भी हाई कोर्ट है। तो एक यूटी और 2 स्टेट्स की वो एक हाई कोर्ट है। तो इन तीनों जगह की एक हाई कोर्ट है, बट ये जरूरी नहीं है कि इन तीनों जगह के अंदर अलग अलग हाई कोर्ट्स हों। उसके बाद हाई कोर्ट के नीचे आता है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिसमें डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट्स जो हैं वो हाई कोर्ट के नीचे काम करती हैं। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, फिर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट जो करंट सुप्रीम कोर्ट है हमारी, ये 26 जनवरी 1950 को बनाई गई थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं वो भारत के सर्वोच्च चीफ जस्टिस माने जाते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो सबसे बड़े जज है भारत के, और ऐसा हमारे पार्लियामेंट में लिखा हुआ है कि हमारे चीफ जस्टिस को मिलाकर
हमारी जो जुडिशरी है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसमें मैक्सिमम 34 जजेस हो सकते हैं, 34 जज हो सकते हैं। तो करंट लेवल पर नंबर अलग हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो जजेस हो सकते हैं वो 34 हो सकते हैं। अगर इस नंबर को बढ़ाना हो तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करने के लिए आपको बिल लाना पड़ेगा और पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने की जरूरत है। दूसरी बात, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली के अंदर है। हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है वो कहां बैठती है? वो दिल्ली में बैठती है। क्या किसी और जगह नहीं बैठ सकती? बैठ सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन की माने तो वो भारत के किसी भी कोने में बैठ सकती है, और कई बार सरकार ने इसका प्रपोजल भी लेकर आई है कि क्यों ना हम लोग इसको साउथ में भी एक सेंटर बनाया जाए, बॉम्बे में भी सुप्रीम कोर्ट का एक सेंटर बनाया जाए, क्यों ना हम अलग अलग जगह पर सुप्रीम कोर्ट के रीजनल बेंचेस बनाए जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इस चीज को इनकॉर्पोरेट नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की कुछ एप्रीहेंशंस होती हैं और कहीं पर तालमेल की कमी होती है जुडिशरी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, तो ये चीज मटेरियलाइज नहीं हो पाई। लेकिन अगर आप संवैधानिक तौर पर देखें तो आपकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो दिल्ली के अलावा कहीं और भी बैठ सकते हैं, उसके रीजनल बेंचेस और भी हो सकते हैं। फिर बात आती है कि हमारे यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है। तो उनका अपॉइंटमेंट जो है वो कोलिजियम सिस्टम से होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिस्टम है, कोलिजियम सिस्टम। हम लोग अभी इसके बारे में थोड़ी देर में इसी लेक्चर के अंदर डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या चीज है। तो अभी आप केवल इसको समझ लीजिए कि अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन इंडिया थ्रू द कोलिजियम सिस्टम। और रिमूवल का प्रोसेस क्या है? किसी जज को हटाना हो तो इम्पीचमेंट, जैसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है, तो उसी प्रकार से हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो चीफ जस्टिस है, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस है, उनका जो रिमूवल है, या तो वो रिजाइन कर सकते हैं या उनकी उम्र पूरी हो सकती है, जो भी उनको एज क्राइटेरिया के अंदर अगर उनकी उम्र पूरी हो जाती है तो वो हट जाते हैं। और तीसरा चीज ये है कि अगर उन्होंने संविधान का उल्लंघन किया है तो फिर जो रेजोल्यूशन है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा की 50% जो है उनकी उस हाउस की मेंबरशिप, और जितने लोग उस टाइम पर हाउस में बैठे हुए थे उनका 2/3। इनमें से जोन सा भी नंबर ज्यादा होगा वो नंबर के हिसाब से इंपीचमेंट किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हैं, लोकसभा के अंदर 543 सीट्स हैं, तो 272 तो हो गई 50% के हिसाब से। और मान लीजिए एक पर्टिकुलर डे पर 450 एमपीज बैठे हुए थे, तो 2/3 के हिसाब से 300 हो गई यहां पर। तो 300 और 272 में से बड़ा नंबर है 300। तो यानी उस दिन, जिस दिन 450 लोग लोकसभा में बैठे हुए थे और ये प्रस्ताव लाया गया, तो उस दिन उस इम्पीचमेंट के प्रोसेस को लोकसभा में पूरा होने के लिए 300 वोट चाहिए। तो इस तरीके से आप किसी जज का रिमूवल कर सकते हो। क्या भारत में कभी किसी सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट हुआ है? तो इसका जवाब है नहीं। भारत में आज तक किसी का इम्पीचमेंट ही नहीं हुआ है। भारत के, आजाद भारत के इतिहास में आज तक किसी का भी इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, दे रिटायर एट द एज ऑफ 65 ईयर्स, मैक्सिमम एज उनकी 65 है, और वो ही एक्ट्स एज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो संविधान के रक्षक माने जाते हैं। फिर आता है हाई कोर्ट्स इन इंडिया। भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं। ईच हाई कोर्ट हैज अ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। हर हाई कोर्ट के कुछ जजेस होते हैं और चीफ जस्टिस होते हैं, चीफ जस्टिस होता है। अपॉइंटमेंट इनका भी वैसे ही होता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थ्रू कोलिजियम सिस्टम। बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कोलिजियम सिस्टम होता है और वहीं से अपॉइंटमेंट होता है। रिमूवल प्रोसेस भी इनका बिल्कुल सेम है। इम्पीचमेंट बाय द पार्लियामेंट, स्पेशल मेजॉरिटी 50% और 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जजेस रिटायर एट द एज ऑफ 62 ईयर्स। 62 ईयर्स की एज में जजेस जो है हाई कोर्ट के वो रिटायर हो जाते हैं। मे हैव जुरिस्डिक्शन ओवर वन और मोर स्टेट्स। एक स्टेट से ज्यादा के ऊपर भी इनका जुरिस्डिक्शन हो सकता है, जैसे अभी अभी हमने पीएचएचसी की बात की, पंजाब एंड हरियाणा
हाई कोर्ट की बात की, तो वहां पर जो वो हाई कोर्ट है वो उसका जुरिस्डिक्शन हरियाणा पर भी है, पंजाब पर भी है, और उसी का जुरिस्डिक्शन चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी पर भी है। और फिर आता है जुरिस्डिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट इज डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट। ऑब्वियसली पार्लियामेंट ही हाई कोर्ट को स्थापित करती है और उसका जुरिस्डिक्शन डिसाइड करती है। अब अगला इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ जजेस। हालांकि हम लोग ये अब तक डिस्कस कर चुके हैं कि सिलेक्शन कैसे होता है। सिलेक्शन होता है, दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलिजियम सिस्टम। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा था? नहीं। देखो, भारत का संविधान जो है बहुत इलेबोरेट है, बहुत सारे प्रोविजंस बहुत क्रिस्टल क्लियर है, लेकिन अगर कोई एक प्रोविजन जो आज तक पूरे तरीके से क्लियर नहीं हो पाया है और वो बहुत ज्यादा बड़े लेवल का है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे तो हर चीज डिफाइंड है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी एक चीज जो आज भी डिफाइंड प्रॉपरली नहीं हो पाई और जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी है, वो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस का सिलेक्शन। किसी जमाने की कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा हुआ है प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा सरकार से पूछकर। सरकार से पूछकर प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करेगा, ये बात है। लेकिन ये पहले चला करता था कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते थे कैबिनेट से पूछकर। लेकिन फिर भारत के अंदर 3 केस हुए, 3 जजेस, एक फर्स्ट जजेस केस 1982, सेकंड जजेस केस 1993 और थर्ड जजेस केस 1998। इन 3 जजेस की बड़ी लंबी लंबी जजमेंट्स आई, लेकिन इन 3 जजमेंट्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो संविधान का इंटरप्रिटेशन किया उसमें उसने कहा कि ना, सरकार से पूछकर अपॉइंटमेंट नहीं होगा। किससे पूछकर होगा? हमसे पूछकर होगा। हम ही बताएंगे कि कौन सिलेक्ट किया जाएगा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज। तो उसके बाद से ये प्रोसेस चलता रहा है कि प्रेसिडेंट जो है वो कोलिजियम सिस्टम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर मोस्ट जजेस से पूछकर ही अपॉइंटमेंट करते हैं। उन 5 सीनियर मोस्ट जजेस को हम लोग बोलते हैं कोलिजियम। तो सुप्रीम कोर्ट के जो चोटी के 5 जजेस हैं वो बैठते हैं, वो नाम जो है प्रेसिडेंट को देते हैं। प्रेसिडेंट उन्हीं लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में एंट्री देते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं। अगर प्रेसिडेंट को एतराज है तो वो उस बिल को वापस भेज सकते हैं, उस रिकमेंडेशंस को वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर दोबारा अप्रूव कर दिया गया तो प्रेसिडेंट को उस रिकमेंडेशन को मानना ही पड़ेगा, उन जजेस को अपॉइंट करना ही पड़ेगा। तो इस तरीके से हम लोग ये कह रहे हैं कि आज के सिस्टम में जजेस जो हैं वही जजेस को अपॉइंट करते हैं, और जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसका इंटरप्रिटेशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने, उसका मतलब जो सुप्रीम कोर्ट ने निकाला वो ये निकाला कि जजेस ही जजेस को अपॉइंट करेंगे। तो ये है हमारा कोलिजियम सिस्टम। कोलिजियम सिस्टम, अ सिस्टम वेयर सीनियर जजेस रिकमेंड अपॉइंटमेंट एंड ट्रांसफर इन हायर जुडिशरी, और इसलिए कैबिनेट और द गवर्नमेंट हैज नो रोल टू प्ले। आज के समय में कैबिनेट और गवर्नमेंट का कोई इसके अंदर कोई लेना देना नहीं है, और सारा का सारा अपॉइंटमेंट जो है वो कोलिजियम सिस्टम के थ्रू होता है। तो हम लोग शॉर्ट में ये कह सकते हैं, इन शॉर्ट वी कैन से दैट नाउ जजेस आर अपॉइंटेड बाय जजेस ओनली। जज को कौन अपॉइंट कर रहा है? जज ही अपॉइंट कर रहा है। इससे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है नेपोटिज्म की। अगर आप भारत की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी के अंदर जितने लोग, जितने जजेस हैं, जितने जस्टिसेस बैठे हुए हैं, अगर आप उनकी लिस्ट बनाओगे और आपस में रिश्तेदारियां निकालोगे तो आपको बहुत लोग एक दूसरे के रिश्तेदार, भाई भतीजावाद आपको काफी नजर आएगा। हमारी सिर्फ पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं है, हमारी जुडिशरी में भी ये चीज हो चुकी है। तो कई लोगों के हिसाब से ये चीज बहुत गलत है, नेपोटिज्म को बढ़ावा दे रही है, क्योंकि जो जजेस ऊपर बैठे हुए हैं वो केवल एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद वो किसी को भी अपॉइंट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई क्राइटेरिया नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है। बेसिक एलिजिबिलिटी के बाद ये जजेस की मर्जी हो जाती है। तो इस वजह से एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है हमारे देश में कोलिजियम सिस्टम को लेकर। बहुत बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने
कई बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कुछ रिकमेंडेशंस दिया कि चलो आधे बंदे आपके हो गए, आधे बंदे हमारे रख लो, मिलकर हम लोग अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार उसको नकार दिया है। तो इसलिए ये एक बहुत कंट्रोवर्शियल विषय है। हर साल या हर एक दो साल में ये विषय उठता रहता है। बहुत बार ऐसा होता है कि सुप्रीम कोर्ट के कोई जज जो हैं वो सरकार को रिकमेंड करते हैं कि आपको ऐसे काम करना चाहिए, तो सरकारें भी ज्यादा सुनती नहीं है, बोलती है आप अपना तो देखो, अपना हिसाब किताब तो देखो। तो ये एक मतलब ये थोड़ी सी बात मैंने आपको इनफॉर्मली समझाने की कोशिश की इस वजह से, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। और न्यूज़पेपर वगैरह में इस तरह की बातें चलती रहती हैं, तो आप उसके ऊपर ध्यान रख सकते हो। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन क्या है, उसकी ताकतें क्या है, उसके फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहला आता है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। कुछ केसेस ऐसे हैं जो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही आ सकते हैं, किसी और कोर्ट में नहीं जा सकते। फॉर एग्जांपल, यूनियन और स्टेट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट्स हो, या दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट्स हो, वाटर डिस्प्यूट हो, तो ऐसा जो मामला है वो केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट में ही ओरिजिनेट हो सकता है। फिर आता है एपलेट ज्यूरिसडिक्शन। एपलेट का मतलब एपेक्स ज्यूरिसडिक्शन, टॉप लेवल का ज्यूरिसडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट जो है हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है, हाई कोर्ट के बाद मामला एक ही जगह जा सकता है, वो कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट। तीसरा है एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, आर्टिकल 143 के तहत, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार सरकार कोई फैसला लेना चाहती है, लेकिन उसे डर होता है कि जब वो ये फैसला ले लेगी तो उसके बाद बहुत सारे लोग केस फाइल कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट हमारे को इस बिल को रिजेक्ट कर दे, जुडिशियल रिव्यू के तहत इस बिल को नकार दे। तो ऐसे में कई बार सरकार प्रेसिडेंट के थ्रू पहले ही सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म करके उसकी राय मशवरा कर लेती है, उससे एडवाइस ले लेती है कि हम ये काम करने जा रहे हैं, क्या ये काम कानूनन ठीक है। इससे कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस शायद ना पड़ता हो, लेकिन ये जरूर है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया उस काम को करने के लिए, तो बाद में जब केसेस फाइल होंगे, जुडिशियल रिव्यू होगा उस पर्टिकुलर लॉ का, उस पर्टिकुलर डिसीजन का, एग्जीक्यूटिव डिसीजन का, तो सुप्रीम कोर्ट सॉफ्ट हैंड रख सकती है, सरकार का साथ दे सकती है, क्योंकि पहले उसने इसी के लिए एडवाइस किया था। तो दैट इज नोन एज एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन। नेक्स्ट आता है रिट ज्यूरिसडिक्शन। आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट के रिट के बारे में है। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट में फाइल होने वाले रिट के बारे में। रिट पिटीशन फाइल की जाती है जब आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया जाए। हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। 5 तरह के रिट्स होती है, हबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्शियोरेरी, प्रोहिबिशन एंड को वारंटो। आप वहां जाकर ये देख सकते हैं कि इन रिट्स का मतलब क्या है। लेकिन अगर कभी भी आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट किया जाए, सरकार आपके फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करती है, तो आप ऐसे टाइम में सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर रिट पिटीशन फाइल कर सकते हो। नेक्स्ट आता है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। हमारे देश की जो हाई कोर्ट्स हैं और सुप्रीम कोर्ट्स हैं, वो जो जजमेंट्स पास करती हैं, वो जो स्टेटमेंट्स देती हैं, जजमेंट पास करने से पहले बहुत सारा सत्संग भी वो जो करती हैं, वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड माना जाता है, उसको सच माना जाता है और उसको फर्दर जजमेंट्स के अंदर यूज किया जाता है। जैसे कि जज लॉयर जो है उन बातों को अपने अपील्स के अंदर दर्ज करते हैं कि जी आपने उस वाली जजमेंट के अंदर ये बात बोली थी, ऐसा बोला था, वैसा बोला था। तो उस सेंस के अंदर क्या है कि उनकी वो जो बातें हैं उसको एज एन एविडेंस लिया जाता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के जो डिसीजंस होते हैं, जजमेंट्स होती हैं, उनका एक एविडेंशियल वैल्यू भी होता है। नेक्स्ट आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इनोवेशन है जो भारत के जुडिशियल सिस्टम में है। भारत में ऐसा है जिसको हम लोग सोशल लिटिगेशन भी बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि भारत के अंदर कोई चीज गलत हो रही है, तो आप समाज के बेसिस पर, आप समाज को रिप्रेजेंट करते हुए भी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको लगता है कि आपके शहर के अंदर कोई ऐसा सिस्टम बना हुआ है जिसमें शहर में गंदगी रहती है, तो आप पीआईएल फाइल कर सकते हो। एक व्यक्ति ने ऐसा ही पीआईएल फाइल करा, तो दिल्ली के अंदर से सारी डीजल की बसों को हटवा दिया। व्यक्ति का यह पूछना था
कि क्या ये सही है कि हम लोग इतने पॉल्यूशन में रह रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट को लगा कि बात तो बिल्कुल सही की जा रही है। तो इसी प्रकार से अगर आपको लगता है कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कोई बैंक, सरकारी बैंक या बैंकिंग व्यवस्था या स्कूलों की व्यवस्था, एजुकेशन का डिपार्टमेंट या हॉस्पिटल्स का डिपार्टमेंट या हेल्थ का डिपार्टमेंट, कोई भी डिपार्टमेंट है, वो काम, कोई ऐसा काम है जो गलत तरीके से कर रहा है, तो आप जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर या हाई कोर्ट के अंदर पीएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को फाइल कर सकते हो। 1980s में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट अलाउज एनी इंडिविजुअल और ग्रुप टू अप्रोच हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फॉर इश्यूज अफेक्टिंग द पब्लिक एट लार्ज। समाज के फायदे के लिए आप ये काम कर सकते हो, जिससे कि जस्टिस का जो एक्सपेंशन है वो सबको मिलता है, मतलब सबको जस्टिस जो है वो इंश्योर होती है। एक और चीज कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ, जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इसका जिक्र किया जाता है। जुडिशियल रिव्यू का मतलब है कि हम लोगों ने अब तक ये पढ़ा कि पार्लियामेंट हमारे देश में कानून बना सकती है, पार्लियामेंट हमारे देश में कानून बना सकती है, लेकिन तब क्या हो, जो कानून पार्लियामेंट ने बनाया वो कॉन्स्टिट्यूशन के ही अगेंस्ट हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ना करता हो, वो आपके किसी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हो, तो क्या आप कुछ कर सकते हो? हाँ जी, आप बिल्कुल कर सकते हो। पावर है जुडिशरी को कि वो किसी कानून को इंटरप्रेट कर सकती है और उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकती है। अगर भारत सरकार कोई ऐसा कानून लेकर आती है जो हमारे देश के लोगों को लगता है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो भारत की सुप्रीम कोर्ट जो है उस कानून को निरस्त कर सकती है। तो ये एक जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस जो है ये हमारे यहाँ पर है। तो ये इंश्योर करता है कि जो लॉज है भारत में वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ चलें, और ये इंश्योर करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। सेपरेशन ऑफ पावर्स कैसे कि हमारे देश बड़ा यूनिक सिस्टम बना हुआ है, कानून बनाने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट, केवल पार्लियामेंट को है, और सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि किसी कानून को वो कह सकते हैं कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जायज नहीं है। तो भाई दोनों बातें हो गई। कानून बना नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट, लेकिन कह सकता है गलत है, और कानून बना सकती है केवल पार्लियामेंट, तो एक कंट्रोल हो गया, दोनों का एक दूसरे पे कंट्रोल है। सुप्रीम कोर्ट जो मर्जी कानून को बोल सकती है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन कानून बना नहीं सकती। पार्लियामेंट जो है वो दूसरी तरफ सिर्फ कानून बना सकता है, लेकिन वो ये नहीं कर सकता इंश्योर कि ये कानून जो है वो टेस्ट ऑफ जुडिशरी पास कर पाएगा या नहीं। तो इसीलिए एक सेपरेशन ऑफ पावर्स हमारे देश में बनाया हुआ है, जिस वजह से हमारी जो जुडिशरी है वो भी इंडिपेंडेंट है, वो एग्जीक्यूटिव के अंदर नहीं है, जिससे कि हमारे देश को सुचारू ढंग से चलाने में हमारे को बहुत हेल्प होती है, और लोगों को जस्टिस जो है वो इंश्योर की जाती है। तो इस तरीके से हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट है वो इस तरीके से ऑपरेट करती है, जैसा कि हमने पढ़ा। तो आपको अगर कोई डाउट हो, कोई चीज आप पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद।